मैटर वेव, मैटर कैमरा मैन है हमारा, ठीक। तो वो मैटर वेव क्या है? तो सोच, मैटर का मतलब है पार्टिकल, मैटर का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल। अब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, मैटर वेव ना, मतलब मैटर के पास भी वेव होता है, पार्टिकल के पास भी वेव होता है। अरे हाँ ना, तो बोल, ये तो बड़ा आश्चर्यचकित वाली बात है। तो उन्होंने कहा, कौन? हाँ, डी ब्रोगली साहब, डी ब्रोगली ने कहा, डी ब्रोगली ने बताया था कि साहब लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। तो उन्होंने कहा, डी ब्रोगली साहब ने, कि जब हम लाइट को ड्यूअल नेचर मान रहे हैं, इसका मतलब लाइट के पास वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। अरे हाँ ना, तो बोल नहीं, और जो फोटो पार्टिकल नेचर भी है। और जब पार्टिकल नेचर डील करना होता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को डील करना होता है, तो हम फोटोन मान लेते हैं, लाइट फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो फोटोन एक पार्टिकल है। अरे हाँ ना, तो बोल। और साहब क्या करते हैं कि फोटोन पार्टिकल है, तो इसका ये एक वेव की तरह भी काम करता है, लाइट वेव की तरह भी काम करता है ना। तो कहे कि उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, अरे वेव पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि जितने पार्टिकल्स होंगे ना, जितने भी पार्टिकल्स, वो भी वेव की तरह काम करते हैं। पार्टिकल भी वेव हो सकता है, बन जाएगा पार्टिकल भी वेव। डी ब्रोगली ने कहा, डी ब्रोगली ने क्या कहा? कि पार्टिकल भी वेव बन सकता है। वेव है, पार्टिकल नहीं बनेगा। पार्टिकल भी, जितने पार्टिकल है वो सारे के सारे वेव बन सकते हैं। हम लोग आदमी हैं, हम लोग भी वेव बन सकते हैं, लेकिन हम लोग का नहीं बने तभी ठीक, आदमी के रूप में रहे तब ठीक है, नहीं। तो उन्होंने कैलकुलेशन हम लोग का भी हुआ कि क्या आदमी वेव बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हम लोग वेव का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके कारण हम लोग वेव नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने कहा, अभी सब एक्सप्लेनेशन भी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आदमी तो वेव नहीं बन सकता है, आदमी तो वेव नहीं बन सकता, वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। लेकिन क्या ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जैसे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है ना, वेव थोड़े है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। एगो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एगो प्रोटॉन घूम रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं साहब, ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्यचकित था, कैसे? तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, इधर आओ बेटा, देखो। उन्होंने कहा कि एवरी पार्टिकल will behave like a wave. Every particle will behave like a wave. सभी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे। कैसे? तो ध्यान से देखिए, कैसे? तो ध्यान से देखो, देखो। उन्होंने कहा कि ध्यान से देखो, मान लो ये सब लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? नहीं, ये सब लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मान लो कि वो पार्टिकल है, मान लो क्या बेटा, एक पार्टिकल है जिसका मास है आई, भाग रहा है v वेलोसिटी से। ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? v वेलोसिटी से भाग रहा है। तो ठीक है, तो अगर v वेलोसिटी से पार्टिकल भाग रहा है और इस पार्टिकल के पास मास है, तो क्या इसके पास मोमेंटम होगा? यस सर। क्या इसका मोमेंटम होगा? बोल बेटा, इस पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम कितना होगा? लीनियर मोमेंटम p कितना होगा? मास इंटू इट्स वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? mv। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फोटोन को पार्टिकल माना था। अरे यार, जब लाइट को उन्होंने ड्यूअल नेचर सिद्ध किया था, प्रूव किया था, तो उन्होंने फोटोन को पार्टिकल माना था। अरे माना था कि नहीं माना था? और जब फोटोन को पार्टिकल माना था, तो उन्होंने कहा था कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, या पार्टिकल बोल सकते हैं, यहाँ पे फोटोन बोले या पार्टिकल बोले, जो उन्होंने पार्टिकल माना था, तो इसका मोमेंटम उन्होंने बोला था h बाई, बाबू समीकरण 1 हाई, समीकरण नहीं मान सकते हैं। यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल का मोमेंटम m भी है, और ये भी तो पार्टिकल ही है ना। अरे यार, तो पार्टिकल इसका मोमेंटम क्या है? h बाई लेमडा है। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो बोल बेटा क्या लिखेंगे? h बाई लेमडा बराबर m इंटू वी, या लेमडा बराबर क्या होगा? h बाई एम।
या h/p। देख जितने भी पार्टिकल हैं क्या वो वेव की तरह काम करने लगे? तो हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, ये तो बहुत बढ़िया। सब लोग कह कर तो गजब काम किया ही, पार्टिकलों को वेव बना दिया, पार्टिकलों को। हाँ लेकिन कहा कि अच्छा बेटा थोड़ा सा चेक करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि साहब देख ये जो लेमडा है, इस लेमडा, ये जो लेमडा आ रहा है, लेमडा मतलब वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को नाम दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर मैटर वेव। उन्हीं के नाम पे ये वेवलेंथ पड़ गया। इसको वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको? डी ब्रोगली वेवलेंथ। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा चेक किया जाए। चेक कर रहा हूं। उन्होंने चेक करने के लिए क्या किया कि एक आदमी ले लिया 1 किलो का। कितने किलो का आदमी लिया? 1 किलो का आदमी ले लिया। 1 किलो का आदमी होगा ना जी? होगा। अच्छा ठीक है, तो पार्टिकल ले लिया। लाल बबुआ होता है। हाँ लाल बबुआ होता है किलो। लाल बबुआ का होता है जो तुरंत जन्म लेते हैं। हाँ 1 किलो का, अरे 1 किलो तो मर ही जाएगा, कम से कम 3-4 किलो से कम नहीं होगा। और इस पार्टिकल की रफ्तार मान लो 1 मीटर पर सेकंड ले लिया। क्या लिया गया? कहे कि इस पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। अरे यार जा रहा है, अरे घूम रहा है तो घूम रहा है तो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा बेटा? यहाँ देख वेवलेंथ h/, तो लिखा गया h/mv। और h की वैल्यू कितनी है? h को वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। 6.67 गुने 10 के पावर -34 बाई मास 1 किलो, रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड। बाबू वेवलेंथ हो गई 6.67 गुने 10 के पावर -34 मीटर। कितना हो गया? 10 के पावर -34। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जो वैल्यू है बहुत बड़ा कि छोटा? बहुत छोटा है। अच्छा भूची जगह है, हाँ एकदम भूची जगह है नहीं। अच्छा कहा क्या कि सर ये जो वेवलेंथ आ रही है बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि जनरली तुम सोचो वेवलेंथ किस में होता है? एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 के टर्म में होता है। अरे यार 10⁻⁻10 मीटर के टर्म में होगा ना, उसी को ना एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे तो जो वैल्यू आ रहा है 10⁻34 इधर, ये तो बहुत छोटा आ रहा है। मतलब सर ये तो वेवलेंथ के आस पास भी नहीं भटक रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये वेव नेचर को कभी भी अटेन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम छोटा बड़का पार्टिकल नहीं ले सकते हैं, बट बड़ा वाला पार्टिकल जो होगा वो वेव की तरह बिहेव, लेकिन छोटा वाला पार्टिकल के बारे में चेक कर लेते हैं। छोटा वाला पार्टिकल क्या वेव की तरह बिहेव कर लेता है? उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया। क्या लिया? कौन? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन को क्या किया दिया? उन्होंने वी वोल्ट से एक्सेलरेट कराना चालू कर दिया। भगाए उनको, भगाएंगे तभी ना वेव की तरह बिहेव करेगा। तो उन्होंने वी वेलोसिटी से, वी पोटेंशियल से क्या कर दिया? उन्होंने एक्सेलरेट करा दिया इलेक्ट्रॉन को। अब तुमको याद होगा किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं, इसका मतलब if an electron is accelerated through a potential of v volt, it means we are giving it मतलब इलेक्ट्रॉन को a kinetic energy of ev। नहीं आया। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम v वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? E × v। या किसी भी q चार्ज को अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट करा देते हैं तो साहब उस q चार्ज के पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी आ जाएगी? qv इलेक्ट्रॉन को करा देते ev, चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे कोई भी चार्ज को तो qv हो जाएगा। बोल बेटा कोई दिक्कत? उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो फेल ही आ गया, कोई बात नहीं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया। उन्होंने क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचा तो उन्होंने कहा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ उन्होंने कैलकुलेट करना चाहा। तो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया।
उन्होंने क्या किया, जैसे अभी हम किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से मूव करा रहे थे ना, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया। एक्सेलरेट कराने का तरीका हमको पता है। अच्छा, तो हमने किसी इलेक्ट्रॉन को v एक्सेलरेट या ही एक्सेलरेट, ACCELERAT, एक्सेलरेट अ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट। उन्होंने किसी भी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से क्या कर दिया बेटा, एक्सेलरेट करा दिया। और हमको पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, इसका मतलब दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी सब लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा, E इंटू वी, उसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने ठीक है, देखो वेवलेंथ निकालने के लिए h बाई एम बी निकालना था ना, तो h बाई एम बी तो लीनियर मोमेंटम था। तो सोचो कि चूंकि लैम्डा बराबर उन्होंने क्या पढ़ा था, h बाई एम बी, अरे बोला हाँ, मतलब h बाई लीनियर मोमेंटम p है पार्टिकल का। अच्छा, तुम सोचो कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन डेवलप किए थे हम लोग। हाँ, चूंकि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, पी ए काइनेटिक एनर्जी बराबर बोल क्या होता था, पी ए स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता था, पूरा पढ़े हैं बेटा हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी ए स्क्वायर बाई 2m। अरे हाँ कि ना, थोड़ी देर मैग्नेटिज्म में भी पढ़े हम लोग इसको। तो तुम सोचो कि यहाँ पे पी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2mk। बोल होगा कि नहीं होगा, अरे बोलना पड़ेगा बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट हुई। पी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2mk ही हो जाएगा। अच्छा, या P बराबर अंडर रूट 2mk काट आ गया। अब उन्होंने लैम्डा के जगह पे पी, लैम्डा में इस पी के जगह पे इतना वैल्यू पुट कर दिया, तो लैम्डा बराबर आ गया वेवलेंथ h बाई पी, और p का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2m। ये आ गया वेवलेंथ निकालने का एक तरीका। ये क्या गया, वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला आ गया, लैम्डा बराबर h बाई अंडर रूट 2mk। कोई दिक्कत नहीं। अब तो ध्यान से हमको तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है बेटा, अरे बोलना, अरे हमको किसका वेवलेंथ निकालना है बेटा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना उनका। ठीक है, देखो बेटा, हम करें फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का बराबर क्या हो जाएगा, h बाई, ध्यान से देख बेटा, अंडर रूट 2m और ke, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बेटा, ev। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h बाई अंडर रूट 2m e इंटू वी। बोल बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखें, अब एक एक वैल्यू पुट करना चालू कर दो। क्या करना, पुट करना चालू है। h का मान कितना होता है, प्लैंक्स फंक्शन 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34, अरे हाँ ना तो बोल, बाई अंडर रूट 2 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास की बात करी जाएगी नहीं यहाँ पे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल कितना होता है भाई, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और ये V हमारा क्या है, वोल्ट है। कोई भी V वोल्ट से सेलेक्ट कराए थे, अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा बाबू, हाई कैलकुलेट करो तो इस पूरे वैल्यू को। हाँ, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 12.27 बाई अंडर रूट वी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 12.27 बाई रूट अंडर वी, वी क्या है बेटा, पोटेंशियल है, और 10 टू द पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। अब तो सोच बेटा, क्या अब जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आ रहा है, क्या वो एंगस्ट्रॉन में आ रहा है, अरे हाँ ना तो बोल।
मतलब हाँ सर, इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह ट्रीट कर सकता है, करेगा, करता है, कर रहा है। अरे हाँ ना तो बोल यार, कर रहा है सर। कोई भी v की वैल्यू यहाँ पे रखिए, आपने कट छट के आएगा, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा आंसर। कोई वेवलेंथ है उस इलेक्ट्रॉन की, नहीं आया। तो ये वैल्यू भी याद करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि सर एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है 12.27 बाई अंडर रूट वी। ये तो सब में आएगा 12. एक एंगस है, हाँ ना, ठीक है, 12.27 बाई अंडर रूट वी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि क्या सर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर हम लोग प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन भी छोटा पार्टिकल था, हाँ निकाल सकते हैं, निकाल उसका प्रोटॉन का। सब वैल्यू याद रखना है बेटा, हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रखें। बहुत बढ़िया, खाली फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर पा लीजिए बेटा। हाँ बस वही तो चीज बेटा, हम किसी का भी निकाल लेंगे ना, हम आपका भी निकाल देंगे। चलिए तो लिखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन। नहीं, अरे हाँ ना तो बोल, प्रोटॉन का मास पता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलो। बहुत बढ़िया। बोल बेटा लैम्डा बराबर क्या है, h बाई अंडर रूट 2m के, यही ना, तो 2m eV, v वोल्ट से आइसोलेट करा दिए हैं। h का मान कितना होगा, 6.67 × 10⁻⁻34 बाई अंडर रूट 2 गुने मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 किलो। और इसमें चार्ज कितना होता है, तो चार्ज वही हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम गुने v। ये v हमारा क्या है, पोटेंशियल। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, काट छाट लीजिएगा, तो आ जाएगा 0.286 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन। कितना जाएगा, 0.286 बाई अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉन। बाबू ये सब वैल्यू हमको भी याद है, आपको भी क्या करना होगा, याद करके रखना होगा, ठीक है। ऐसी उन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए निकाला बेटा, अल्फा पार्टिकल के लिए। किसके लिए निकाला, अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ उन्होंने कैलकुलेट किया। तो साहब क्या हम अल्फा पार्टिकल के लिए भी निकाल लें, अब ध्यान से देखेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर किसके लिए बेटा, अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा इसलिए ये अल्फा पार्टिकल क्या है। बोल बेटा, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम नहीं है, हाँ हीलियम आयन या हीलियम न्यूक्लियस एक ही बात है, आयन बोलिए या न्यूक्लियस बोलिए, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकाल लिए। तो अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 होगा, 2He4 न्यूक्लियस की बात करते हैं या आयन बोल सकते हैं आप, ठीक है। हीलियम आयन बोलिए या हीलियम न्यूक्लियस बोलिए, हम सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए, काम करता है, तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो तुम सोचो कि हम बोलेंगे कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, बोलते कितना होगा, मतलब यहां ध्यान से देखना बेटा, कह रहे क्या कि इसके पास कितना चार्ज होगा, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा। इसके पास चार्ज किसका होगा, अरे बोलो हाँ कि ना यार, न्यूक्लियस की बात, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में कितने चार्ज होंगे, 2 ना प्रोटॉन होगा, अरे यही ना जेड होता है, तो 2 प्रोटॉन होगा, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज, तो Q बराबर जो चार्ज होगा वो होगा 2 गुने प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा मास कितना होगा, मास अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, तो सब न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी तो है। अरे यार न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 अरे बोल हाँ कि ना यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा छोटा होता है, लेकिन स्लाइटली होता है, लेकिन दोनों का मान क्या ले सकते हैं हम, बराबर ले सकते हैं। 1.6 होता है, 1.65। हाँ दोनों एकदम बराबर, करीब करीब बराबर होते हैं, है ना।
इसलिए यहाँ पे मास क्या लिख सकते हैं, 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जा सकता है। 4 गो प्रोटॉन हो गया ना एक तरीके से, अरे है 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम ही होता है, तो 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है। अब देख बेटा लैम्डा बराबर h बाई अंडर रूट 2m EV, अरे हाँ ना तो बोल, तो EV की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, Q इंटू V, चार्ज इस पे। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34 बाई में अंडर रूट 2 गुने मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 मास हो गया। चार्ज कितना होगा, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन 2 गो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, तो 2 गुने एगो पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, अरे हाँ कि ना, गुने V। बाबू जब इसको काट छाट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.101 बाई अंडर रूट, दिखाई दे रहा है देखो तो, हाँ क्या ऐसा मतलब तुम हमारा कैमरा मैन लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.10 बोलना पड़ेगा 1 बाई अंडर रूट V, जो वैल्यू आएगी किस में आएगी बेटा, एंगस्ट्रॉन में। तो ये तीनों वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। बोल कोई दिक्कत, तो यही था डी ब्रोगली साहब। उन डी ब्रोगली साहब ने कहा कि साहब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सभी क्या है, पार्टिकल तो है लेकिन ये वेव की तरह काम करता है, कर सकता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना से मन नहीं भरा बेटा, इतना से मन नहीं भरा, तो एगो और थे, हाँ 2 लोग थे कौन थे बेटा वो, डेविसन और जर के मर जो, अरे हाँ ना तो बोल, एक था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये क्या था बाबू, इंपॉर्टेंट है, कहीं बाबू दे दे बोर्ड में तो जर मरा के लिख दीजिएगा, फिगर एकदम आसान। देख बेटा क्या कि इसी मैटर वेव पे अभी डी ब्रोगली साहब तो काम कर ही रहे थे, लेकिन काम करके बहुत सुस्ता कहा कि मैटर भी पार्टिकल भी वेव की तरह काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको समझा के अभी बैठे ही थे, तब तक साहब ये 2 साइंटिस्ट अपने आप में कहा नहीं क्या कर रहा था, कहाँ बैठल था, उपट गया ये दोनों। कह रहा का दोनों साइंटिस्ट का नाम था डेविसन, DAVISSON, डेविसन एंड जर्मर, GERM की डबल M, जर्मर एक्सपेरिमेंट। हाँ कौन तो बताया ना, एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज़ तो होता है बेटा लैब में, लैब में होता है, कोई भी चीज़ किस में होगा, लैब में होगा, लेकिन उस सब को पहले वॉच किया जाता है, देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो सब निकालते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। डेविसन, आओ तो बेटा यहाँ ध्यान से देखता, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इन्होंने कहा कि साहब ठीक है है ना, चलिए मोबाइल का कुछ लोग गलत यूज़ भी कर सकते हैं, है ना, ना सब समझ रहे हैं, आप लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ चलिए आइए, बहुत लेट हो गया, इसको ख़त्म कर लिया, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, है ना। कह रहे क्या कि साहब ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी बताया, इन्होंने भी ये भी बताया कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है बेटा। कैसे, तो उन्होंने देखो क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में एगो टंगस्टन का फिलामेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा,
टंगस्टन का फिलामेंट, ये फिलामेंट है, क्या है बेटा, वो बाकी डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया गया है, हम आपको भी अच्छे से बताएं। और इस फिलामेंट को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एगो बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। हाँ, एलटी बैटरी इसको बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं। लो टेंशन बैटरी, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लो टेंशन बैटरी से इसको क्या कर दिए बेटा, कनेक्ट कर दिए, है ना। अभी रुकिए, अभी मानिए कि अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। सोचो, चाहे कनेक्ट कर रहे हैं या ध्यान से समझिए, कनेक्ट करने से, इस फिलामेंट को अगर कनेक्ट करने से क्या होगा बेटा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगी। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगी तो साहब ये फिलामेंट क्या होने लगेगा, हीट होना चालू कर देगा। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिर यही मेटल लेगा। तो साहब अब ये क्या होगा, ये हीट होना चालू करेगा, और जैसे हीट होना चालू करेगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ना चालू कर देगी। अरे हाँ ना, तो बोल, ये फिलामेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाल होना चालू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाल, हीट से क्या हो जाएगा, लाल, बहुत एनर्जी आ जाएगी। और उस हीट के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन क्या था कि अगर हम किसी मेटल सरफेस को अगर हीट देना चालू कर दें तो हीट देते देते उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि सर वहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगेगा, इजेक्शन चालू हो जाएगा। यही वही चीज, ये थर्मोनिक इमिशन का एग्जांपल है। ये क्या बेटा, थर्मोनिक इमिशन का एग्जांपल है कि जैसी बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे थे, धीरे धीरे ये फिलामेंट गर्म होते जाएगा, और गर्म होने के बाद फल स्वरूप क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चालू कर देगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन खचाखच निकल रहा है। अरे बोला हाँ कि नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो देखे क्या कि बहुत लोअर वेलोसिटी के थे, बहुत ही लोअर वेलोसिटी के से, बहुत कम एनर्जी उनके पास थी। तो हमारा काम है बेटा उनको एनर्जी दे के यहाँ से वहाँ तक दौड़ा देना, भगाना काम किसका है, हमारा काम है। तो हम क्या किए कि साहब इसके क्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट करा दिए। टंगस्टन का वर्क फंक्शन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, वर्क फंक्शन इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, उस सबसे ज़्यादा होता है, सीजीएम है ना उससे ज़्यादा। लेकिन ये जल्दी मेल्ट नहीं करता है ना, तो बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे, हीट देके मेल्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मेल्ट नहीं करता, इसलिए इसको लिया जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं बेटा कि एक ऐसे वैक्यूम ट्यूब बना लेते हैं। ये क्या है बेटा, वैक्यूम ट्यूब बना लेते हैं। अरे हाँ ना तो बोल, और एक छोटा सा ओपनिंग यहाँ पे हम लोग खोल देते हैं। अब तो ध्यान से देख, हम क्या किए, ध्यान से देख बेटा, हम क्या किए कि साहब यहाँ से यहाँ तक इसको बैटरी से जोड़ दिए। तो जोड़ने से क्या होगा कि साहब यहाँ का पोटेंशियल कम, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गया। अरे यार यहाँ का जीरो, यहाँ का भी है ना जी, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, यहाँ का पोटेंशियल। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके इधर ऐसे एग्जिस्ट कर गई, तो इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करने से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे उस इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगा, इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब दौड़ना चालू कर गए, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से दौड़ना चालू कर दिया और इस होल से निकलना चालू कर दिया। और जो ये होल है, इस होल को एकदम ट्रिगर कर दिया गया था एक निकल पे, मतलब एक निकल का टारगेट, निकल एटम, निकल जानते हो ना, हाँ एलिमेंट है, उस निकल एलिमेंट पे ही हमने क्या कर दिया, टारगेट कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को, कि मतलब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस निकल को क्या करेंगे, हीट करना चालू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, निकल ये टारगेट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, निकल टारगेट हो गया। अब इस टारगेट पे ये क्या होने लगा बेटा, गिरने लगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन बीम इस ओपनिंग से क्या कर रहे हैं बेटा, निकल रहे हैं, और ये कहां जा रहे हैं बेटा, इस निकल टारगेट पे, निकल एलिमेंट पे क्या कर रहा है, गिर रहा है। ध्यान समझना बेटा, गिरने के बाद क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है यहां से स्कैटर्ड हुई, यहां से क्या हो गया बेटा, स्कैटर्ड हुई। स्कैटर्ड मतलब यहां से निकली, फैली, है ना, स्कैटर्ड हो गई।
कोई इधर जा रहा है, कोई छिटक के उधर जा रहा है, कोई छिटक के उधर जा रहा है। क्यों जा रहा है अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसका इंटरनल सेटअप देखेंगे, समझ में आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली, यहाँ से पड़ी, सरफेस पे टकराई निकल पे, और निकल पे टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन को बीम वो क्या होगा, स्कैटर्ड करना चालू कर दे। वो क्या कर दे बेटा, स्कैटर्ड मतलब बिखरना चालू कर दे। और यहाँ पे हम क्या लगाए थे बेटा, एक वो डिटेक्टर लगाए हुए थे, मूवेबल डिटेक्टर। एक क्या लगाए थे, मूवेबल डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर। समझ में आया। अब ये मूवेबल डिटेक्टर पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर इस मूवेबल डिटेक्टर पे पड़ रही हैं, और इस मूवेबल डिटेक्टर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, गैल्वेनोमीटर से। मूवेबल डिटेक्टर को किससे कन्वर्ट कर दिया बेटा, मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बीम या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इस गैल्वेनोमीटर पे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ना चालू हो गए, वैसे वैसे ये गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या करने लगी, इंक्रीज करने लगी। इसका मतलब कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं इस मूवेबल डिटेक्टर पे, क्या हमको इस गैल्वेनोमीटर के लगाने से पता चल गया। कि अगर गैल्वेनोमीटर में पर्टिकुलर, मान लो कि ये कोई एंगल है, मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है। ये एंगल क्या है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच का जो एंगल होता है वही थीटा माना गया है। थीटा क्या है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द मेटल टारगेट और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है, के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या माने बेटा, थीटा माने हैं। तो हम देख कर रहे हैं कि साहब कि हम क्या किए कि हम ये थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कभी चेंज कर रहे हैं, कभी थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कभी इस पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, जिस पोटेंशियल से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इसको भी चेंज करा रहे हैं, इस थीटा को भी चेंज करा रहे हैं। तो जैसे जैसे थीटा चेंज कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि साहब इस जो मूवेबल डिटेक्टर है, इस मूवेबल डिटेक्टर पे इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो कभी ज़्यादा मिल रही है और कहीं कम मिल रही है। किसी एंगल पे कभी ज़्यादा मिल रही है, कभी ये कैसे पता चला ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, ये गैल्वेनोमीटर बताया। क्योंकि साहब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं उतना ही ये करंट मेजर कर रहा है। तो ये समझ में आया। उन्होंने ऐसा बहुत सारा थीटा को चेंज किया, पोटेंशियल को चेंज करते गए, थीटा को भी चेंज करते गए। एक सिचुएशन आया जब थीटा का वैल्यू उन्होंने लिया 50 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या ले लिया, अरे थीटा का वैल्यू क्या ले लिया, 50 डिग्री। मतलब इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के बीच का एंगल उन्होंने क्या देखा, 50 डिग्री हो गया। और ये पोटेंशियल उन्होंने जो यूज किया था वो 54 वोल्ट, कितना यूज किया था बेटा, 54 वोल्ट के पोटेंशियल पे देखा कि सर यहाँ पे जो करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी है यहाँ पे खूब भर भर के मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी इस पे मिल रही है, गैल्वेनोमीटर में करंट खूब दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई। वो कहाँ पे, ये पर्टिकुलर एक वैल्यू पे, कि जब थीटा का वैल्यू 50 डिग्री हो और जिस पोटेंशियल से हम एक्सेलरेट करा रहे हैं वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 54 वोल्ट हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। तो इनको भी बताना था कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर रखती है, और बोला हाँ कि नहीं यार। उन्होंने कहा कि एक काम करो, डी ब्रोगली तो पार्टिकल नेचर का पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालो तो कितना होगा। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो होता है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो होता है वो होता है 12.27/√v। अरे हाँ ना तो बोल, ये किस में होता है बेटा, एंगस्ट्रॉन में होगा। किस में होगा, याद रखना बेटा, याद रहे तभी काम है, नहीं याद है तो कोई काम नहीं है। तो 12.27/√, कितना आ गया बेटा, 54 वोल्ट। अरे हाँ ना तो बोल। तो उन्होंने देखा क्या कि इसकी जो वैल्यू आई 1.67 एंगस्ट्रॉन आई। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आ रही है 1.67 एंगस्ट्रॉन आ रही है। मतलब ये क्या है, ये तो मैटर वेव मान के चलाएगा ना। इन्होंने क्या माना, मैटर वेव। अच्छा, अब ये डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट थे। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वेव है, और वेव नेचर से उसको एक्सप्लेन किए। तो ये वेव नेचर से कैसे एक्सप्लेन किए उन्होंने देखिएगा। क्या ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है? सेटअप क्या टफ लग रहा है? बहुत आसान सा सेटअप है, बुक में देखिएगा तो बहुत टफ लगेगा। आसान सा सेटअप, इसको समझिए। उन्होंने क्या किया, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या बताया, उन्होंने, ये तो पार्टिकल नेचर हो गया ना, अरे ये तो क्या हो गया,
पार्टिकल नेचर से उन्होंने बताया, ये तो डी ब्रोगली साहब ने बता दिया था। डेविसन जर्मर ने बताया क्या कि ध्यान से देख, मान लो कि ये निकल टारगेट है, ये क्या है बेटा, निकल का टारगेट है। तो निकल टारगेट में हमारे ऐसे बहुत सारे निकल में हमारे एटम्स होते हैं। अरे हाँ ना तो बोल, बहुत सारे एटम्स हैं, ऐसे ऐसे हमारे क्या बेटा, बहुत सारे एटम्स हैं। और हर एक जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है दो एटम के बीच में, जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है उन्होंने माना ये डी है। और निकिल का अगर ये निकल मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं बेटा ये, अरे क्या मान रहे हैं ये, निकल मान रहे हैं, तो निकल के लिए जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉन होता है। ये पता है हम लोगों को, ये क्या होता है बेटा, हमको पता रहता है कि अगर निकल ले रहे हैं तो निकल के लिए हिसाब जो हमारी डी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 0.91 एंगस्ट्रॉन होती है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि ध्यान से देख बेटा, कहता है क्या कि मान लो कि एक लाइट ऐसे आ रही है, यही इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं। अरे कौन आ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रहे हैं, इस मेटल टारगेट पे हिट किए और हिट करके निकल गए। यही वो कोण कितना बनाया बेटा, थीटा। थीटा समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रहे हैं और ऐसे चले जा रहे हैं। मान लो कि उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? अब अभी जो आपको बताने वाले हैं वो आप इंटरफेरेंस का काम आएगा यहाँ पे, और इंटरफेरेंस सीट में भी आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स आपने नहीं पढ़ा है सर। वेव ऑप्टिक्स पढ़े रहते तो और समझ में आता है, लेकिन बेटा थोड़ा सा जैसे बता रहे वैसा मान लेना है। जो अपने आप वेव ऑप्टिक्स जब पढ़िएगा आपको खूब समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस का मतलब एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। जैसे एक बॉल वहाँ जल रहा है, एक बॉल वहाँ जल रहा है, तो एक वहाँ से वेव आ रही है, यहाँ से वेव आ रही है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, मिल रहे हैं। तो मिलने से कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छा वाला इंटरफेरेंस, और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब खराब वाला। होता क्या है कि जैसे टीबिया देखिएगा, तो टीबिया का मोबाइल में अगर कैप्चर कीजिएगा तो देखिएगा कि लाइनिंग टाइप का आता है, मतलब एक जगह ब्राइट दिखता है, दूसरी जगह ब्लैक दिखता है। सेम वैसी पैटर्न यहाँ पे आपको क्या होता है, जब इंटरलाइट कभी दो लाइट हमारी क्या करती हैं, दो वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो इंटरफेयर करने पे मतलब इंटरफेरेंस होने पे साहब एक जगह लाइट, एक जगह डार्क और एक जगह ब्राइट, एक जगह डार्क एक जगह ब्राइट आपको ऐसे मिलता जाता है। शीशा में लाइट मार कर देखते हैं तो ब्लैक दिखता है, ठीक, वो बाद में बात में टाइम हो गया है, ठीक है। तो मतलब होता क्या है, वो ब्राइट है, वो डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे हमारा मिलता है। तो जहाँ पे ब्राइट मिला तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे ब्लैक मिल गया तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में इसको पढ़ा जाएगा, और जो पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम सोचो, हमको बस यहाँ पे बस इतना देखना है, हमको पाथ डिफरेंस निकालना होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब ये वेव ऐसे आई ऐसे चली गई, और ये वेव ऐसे आई ऐसे चली गई, तो इस वेव से ये वेव कितना ज़्यादा चल गई उसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो तुम ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ से इस लाइन को अगर सीधा बनाओगे तो देखो जितना दूरी ये चला है क्या उतना ही दूरी अब ये भी चल लिया, और यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से जितना दूरी ये चला उतना ही दूरी ये चला, मतलब ये वाली लाइट थोड़ा सा ज़्यादा चली, कितना ज़्यादा चली, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस प्लस यहाँ से ये वाला ज़्यादा डिस्टेंस, यही ना ज़्यादा चली बेटा। अरे बोला हाँ कि ना यार, यही ना ज़्यादा चली। यहाँ तक और यहाँ तक ये दोनों साथ चले, फिर यहाँ से ये चली गई और यहाँ से यहाँ चली गई, ये दोनों लेंथ तो बराबर है, लेकिन इतना लेंथ और इतना लेंथ ये वाला लाइट हुआ तो इतना ज़्यादा ना चल लिया। अरे बोला हाँ कि ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कौन किससे कितना ज़्यादा चला, तो इतना ही लेंथ हुआ ना, ये वाला लाइट इससे ज़्यादा चल गई, तो ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अब तो ध्यान से देख बेटा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हम क्या मान लेते हैं बेटा, फाई, ये वाला भी एंगल क्या मान लेते हैं हम, फाई। तो तुम सोचो कि ये फाई होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा। अगर ये फाई है तो सोचो कि ये तो डी माना गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अरे बोलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो अगर ये डी है तो तुम सोचो क्या ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, डी कॉस फाई। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, डी साइन फाई, डी साइन फाई। इसलिए ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा हमारा, डी साइन फाई। बोल कोई दिक्कत। इसका मतलब ये वाला तो हो गया बेटा, इसको हटाओ। याद करना है कि लैम्डा की वैल्यू इतना आया था। हाँ, तो सोचो यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस बराबर क्या जाए होगा, 2d साइन फाई। बोल यही ना होगा, d साइन फाई प्लस d साइन फाई। क्या पाथ डिफरेंस 2d साइन फाई हो जाएगा। अब 2d साइन फाई हो जाएगा तो तू ध्यान से सोच। कहता है क्या कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस जो होता है बेटा वो n लैम्डा होता है। क्या पढ़िएगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा, n लैम्डा। ये कहां से आया अपने आप पता चल जाएगा, या जो पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो कह रहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा, n लैम्डा होता है। तो तुम सोचो कि फॉर n बराबर 1, अगर n की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, तो ध्यान समझना बेटा यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो तुम सोचो कि पाथ डिफरेंस तो यही ना था, तो सोचो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2d साइन फाई। अब बात है क्या कि सर डी की वैल्यू हमको पता है, इस मेटल के लिए, इस के लिए निकल के लिए हमारा डी की वैल्यू कितनी होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हमको खाली क्या निकालना है बेटा, फाई। क्या निकालना है, मतलब यही एंगल निकालना है, फाई। तो तुम सोचो कि हाई पूरा लाइन पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो सोचो हम क्या लिखेंगे, 2 फाई प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, या 2 फाई प्लस, आइए थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 डिग्री, 54 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी 50 डिग्री है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है थीटा वाला। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, अब पोटेंशियल लिया गया था वो 54 वोल्ट लिया गया था। तो 50 का मतलब क्या हो जाएगा, 180, या 2 फाई बराबर कितना हो जाएगा, 130। इसलिए फाई का मान कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। कितना आ गया बेटा। अब तुम सोच लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, अब तो सोच बेटा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2d साइन फाई, सबका वैल्यू पता हमको, तो 2 का 2 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, 0.91। वैल्यू हमको एंगस्ट्रॉन में चाहिए, तो एंगस्ट्रॉन में ही रहने दे। और साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 65 डिग्री। अरे हाँ ना, तो बोल ये सब किस में आ जाएगा बेटा, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.65 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा बेटा। तो यहां पे क्या कर रहा है बेटा, ये दोनों वेव आपस में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है ना। अरे यार ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ना, ये वेव माना गया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इंटरफेरेंस हमेशा वेव का होता है। इंटरफेरेंस किसका होता है बेटा, वेव का होता है। तो एक वेव ये है, एक वेव ये है, ये दोनों क्या कर रही है बेटा, इंटरफेयर कर रही हैं। अरे हाँ ना, तो बोल इंटरफेयर करके कहीं पे मैक्सिमम बना रही हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी क्या मिला था, सबसे ज्यादा मिला था। तो ज्यादा मिला था, एक जगह ज्यादा मिला था ना, कब, 50 डिग्री के कोण पे। अरे हाँ ना, तो बोल 54 का पोटेंशियल वोल्ट हम लिए थे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी क्या मिला था, सबसे ज्यादा मिला था। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलना मतलब उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब उन्होंने इसको ये जो सेटअप आपको दिखा रहे हैं, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ मास्टर एकदम सही बता रहा था। लेकिन ये याद करना, क्योंकि वेव पढ़ लीजिएगा तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो उन्होंने देख, जब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था, क्या तभी वेवलेंथ इतना ही आया था, 1.67 करीबन आया था, 1.67 एंगस्ट्रॉन आया था। और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव माना, तभी वेव मान के भी, ये वेव थ्योरी है, ये कौन सा है, वेव का थ्योरी है बेटा। वेव थ्योरी माना तभी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, वेवलेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने साहब वही कुल मिला के बोला कि साहब इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों नेचर होता है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। बंद कर बेटा, एक बार डाल देना वही।